डिस्क्लेमर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है। पिछले कई प्रोग्राम से हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो सियासी मामलात के हवाले से, इसके साथ साथ मौशी मामलात के ऊपर भी हमारे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रहती है। ख़ास तौर पर हमारा कोशिश ये होती है प्रोग्राम्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मसले के हवाले से बात की जाए। बहुत सारे आपके सवालात और पैगामात मौसूल होते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आज भी ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ कराने से पहले मैं चाहूँगा कि आज के मौजू की तरफ थोड़े से निशानदही कर ली जाए। तालीम के हवाले से जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो यकसा तालीमी निज़ाम है, इसको राइज करने में जो हाल रुकावटें हैं, इसके हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में तफ़सीलन गुफ्तगू की और साथ साथ पाकिस्तान में जो राइज तालीमी निज़ाम है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, एक बड़ा अहम मौजू और मसला बन चुका है। किसी भी सतह के ऊपर देख लीजिए, पाकिस्तान में तालीम के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है और कोई भी हुकूमत हो ये दावा ज़रूर करती है कि वो इस्तिलाहात लाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि पूरे मुल्क में ये जो तबक़ाती निज़ाम है इसको ख़त्म करने के लिए यकसा तालीमी निज़ाम वज़ा किया जाए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि सूबा सिंध में ऐसा नहीं हो सका। तमाम ही मामलात सियासत की नज़र होते रहे हैं माजी में भी, और यही कुछ हुआ इस मरतबा भी जब तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया। बहरहाल देखना यह है कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा और इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकेगी। मौजूद मेहमान के हवाले से बताता चलूँ कि बड़े ख़ास मेहमान हैं, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, तालीम के शोबे के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी खदमात आपकी हैं, तहक़ीक़ के शोबे के हवाले से, और इसके अलावा मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, IT के हवाले से। क्योंकि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में IT के हवाले से क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने की ज़रूरत है। ये वो तमाम मामलात हैं आज ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा, डॉक्टर रिजवान को। डॉक्टर रिजवान खान जो है वो वियतनाम में मुकीम है। आज हमारी दावत पर खुसूसी पाकिस्तान चूँकि तशरीफ़ लाए हैं तो हमारे इस प्रोग्राम में भी हमने उन्हें मदऊ किया है। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश है डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बिला ताख़ीर मैं चाहूँगा पहले से तालीम के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती हमारी रही है कि दो ऐसे हैं शोबाजात जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दुनिया में फ़ोकस किया जाता है, सबसे ज़्यादा हुकूमतों की कोशिश होती है कि बेहतरी के ऊपर काम किया जा सके। एक सेहत का शोबा और दूसरा तालीम का शोबा। पाकिस्तान में जो तालीम और सेहत का निज़ाम है वो इस दफ़ा उसमें जो नकाइस थे खुलकर सामने आए कोरोना वायरस की वजह से। सेहत के हवाले से जो हमारी कमियाँ थी वो सबके सामने है, वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो सका और बहुत सारी हाल रुकावटें। तालीम के हवाले से बात कर ली जाए, ऑनलाइन एजुकेशन का जब सिलसिला शुरू हुआ तो वो उसमें बड़ी पेचीदगियाँ थी क्योंकि इंटरनेट तक रसाई नहीं थी, फार एंड वाइड एरियाज़ में, दूर दराज इलाकों के अंदर कनेक्शन मौजूद नहीं था, डिवाइसेस गैजेट्स मौजूद नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर पहले प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू की जाए। आप क्या समझते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तालीम से अगर शुरू किया जाए? जी जी, मैं पिछले कोई 11-12 साल से आई एम एडवोकेट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। यस, मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग एक ऐसा तरीका है जहाँ आप दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड है, जो एक रिवायती तरीक़ेकार है कि आप क्लास में जाएंगे, 8 घंटे क्लास में बैठेंगे और उसके बाद जो है फिर आप पढ़ेंगे, तो वो एक तरीक़ेकार राइज है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो तालीम के अंदर मसले मसाइल हैं, जो रिवायती तालीम के मसले हैं, वो ये कि यहाँ पे कोई एक एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है। अगर हम देखें तो ऑन वन एक्सट्रीम वी हैव मदरसा सिस्टम, जहाँ पे बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं और साइंस को बिल्कुल भूल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक कैम्ब्रिज सिस्टम है जहाँ पे OA लेवल्स के बच्चे हैं, जहाँ पे दीन के और बाकी चीज़ों के बारे में कम फोकस है, साइंस पे ज़्यादा फोकस है।
अच्छा, होता ये है कि आम तौर पे हम हमेशा कहते हैं कि जी दीन और साइंस जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा केस नहीं है। अगर आप एक कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे, अगर आप अपने आप को एक डब्बे में बंद कर देंगे तो आपके साथ मसला ये हमेशा रहेगा। दीन और साइंस एक दूसरे से मुतसादम नहीं है। दीन जो बात कर रहा है वही चीज़ साइंस कह रही है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे जो भी मज़हब हो, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी वीक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था। इंटरनेट अभी भी एक लग्जरी है, इन द सेंस कि अगर आप देखें मोबाइल फ़ोन पे आपको जो पैकेजेस मिल रहे हैं वो आपको हमेशा इस तरह के मिलते हैं कि जी अनलिमिटेड यूट्यूब, अनलिमिटेड फेसबुक। लेकिन अगर आप जाते हैं सीरियस काम करने के लिए तो आपके इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है, और अगर सपोर्ट करता भी है तो वो बहुत महंगा है। मैं आपको एक एग्जांपल, तो अगर कंपैरेटिवली मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे जो फाइबर कनेक्शन आपको जो मशहूर कंपनियों के हैं वो कम से कम 3,500-4 हज़ार रुपये पर मंथ आपको पड़ते हैं। ऐसा ही अगर मैं बात करता हूँ थाईलैंड की या वियतनाम की तो वहाँ पे आपको 1500-2000 में थाईलैंड में आपको कनेक्शन मिल जाएगा 100 मेगाबिट्स का और अनलिमिटेड एक्सेस, कोई इस पर रुकावट नहीं है। अगर आप वियतनाम की बात करते हैं तो वहाँ पे तकरीबन इतना ही हो जाएगा। अमेरिका में महंगे कनेक्शन है वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल जो एशियाई मुल्कों में ये कनेक्शंस इस तरह चल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम निस्बतन आसान है। उसकी वजह ये कि आम तौर पे लोग वहाँ पे नई डिवाइसेस लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो वो कंपैटिबल होते हैं। जो हम बात करते हैं जूम की, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड है वो ये कि कंप्यूटर को एज अ कंप्यूटर नहीं ट्रीट किया जाता, बल्कि इसको एज अ हाउस होल्ड गुड ट्रीट किया जाता है। ऐसा ही कि आप गए कराची कुछ इलाके हैं, वहाँ गए, उनसे बोला मुझे कंप्यूटर दे दो, तो उसने एक कंप्यूटर दे दिया, बिल्कुल ठीक है, विदाउट एनी रिसर्च कि आप नहीं कह रहे हैं। अब आपके पास जो मसले आए, आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर माइक नहीं था, आपके पास वेबकैम नहीं था, उसकी एक बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई। ओवरऑल पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ी, लेकिन उसकी पाकिस्तान में डिमांड, हमारे पहले से इश्यूज थे, वो हमारे पास वो मसला ज़्यादा हुआ। अच्छा, फिर आ जाए दूसरा, ये तो हो गया टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम बात करते हैं असातिज़ा की, तो हमारे असातिज़ा भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोग हैं। एक जो मोहल्ले का स्कूल खुला हुआ है वो मोहल्ले की बच्चियों को 3,000-4,000 रुपये दे के पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, जिनके पास टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि प्राइमरी एजुकेशन को हम कोई अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं जी बच्चा है पढ़ लेगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप बाहर मुल्कों में जाएं, यूरोपियन मुल्कों में या इवन एशियन मुल्कों में भी, वहाँ पे आपका स्पेशली आपको एजुकेशन दी जाती है। देयर आर बैचलर्स डिग्री इन अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आपको बताया जाता है कि आपने बच्चे के साथ किस तरह बिहेव करना है, किस तरह उसको सिखाना है, किस तरह उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। ठीक, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा हट के आ जाएं, हमारे यहाँ आम तौर पे ट्रेंड ये है कि जी बच्चा पैदा हुआ और आपने उसको रजिस्टर करा दिया स्कूल के अंदर, क्योंकि दाखिला नहीं मिलेगा। ठीक, और हमारे एक भेड़ चाल ये है कि जी बड़े स्कूल में बच्चा जाएगा तो पढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे के ज़िंदगी के जो पहले 5 साल हैं वो बहुत अहम हैं। ठीक, और वो इतने अहम हैं कि वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलते हैं। ऐसा ही। तो 5 साल में जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई वो हमेशा वही रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम पेरेंट्स की साइड से देखते हैं। ठीक, आजकल के पेरेंट्स पूरी दुनिया में भी, और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पे, कि वालदैन ख़ास तौर पे माएँ घर के काम कर रही होती हैं, बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। ऐसा ही। अब मोबाइल फ़ोन पकड़ाने के बाद बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कुछ भी नहीं रह गई। ठीक है, उसका साइंटिफिक जो रीज़न है वो ये है कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपके पास 2 तरह के इंटरेक्शन है। एक पैसिव इंटरेक्शन है, एक एक्टिव इंटरेक्शन है। ठीक है, पैसिव इंटरेक्शन ये है कि जी आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो बच्चा जो मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में है वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ देख रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक्टिव इंटरेक्शन ये है कि बच्चा उसमें कुछ गेम खेल रहा है। यस, तो वो किसी हद तक सही है, लेकिन वो उसकी मोटर मूवमेंट, जो हाथ की और जिस्म की मूवमेंट है, वो नहीं डेवलप होती। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए उस वक्त तो जाहिर बात है मोबाइल फ़ोन नहीं थे, 30 साल पहले की बात अगर हम करते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होती थी वो ये कि बाहर निकल के हॉकी खेल ली, फुटबॉल खेल लिया, फिजिकल एक्टिविटी। बचपन में हमने लीडो भी खेला, कैरम भी खेला, चेस भी खेला, तो हर तरह की हमने एक्टिविटी की। वो सारी एक्टिविटीज़ लिमिट होके एक टैबलेट या मोबाइल फ़ोन तक रह गई हैं। तो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट तो आपकी हो नहीं पा रही है पिछले 10 सालों में अगर हम देखें। अच्छा, अब यही बच्चे जब बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे?
बिग क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें देखना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी बताता हूँ। एक पाकिस्तान में वियतनाम में एक हमारे जानने वाले साहब हैं, पाकिस्तानी साहब हैं, उनकी वियतनाम में शादी हुई, उनका बेटा है 3 साल का माशाल्लाह, और वो बच्चा 3 ज़बानें बोलता है, उर्दू, इंग्लिश, वियतनामीज़, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ टाइम गुजार रहे हैं। ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसको किताबें नहीं दी, तो सॉरी फ़ोन नहीं दिया, बल्कि किताबें दी। और मैं बड़ा हैरान रहा कि वो बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे डायनासोर का जब उससे बात की तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा कौन सा डायनासोर है, तो उसने कहा ट्राइसेराटॉप्स, व्हिच इज आई एम सरप्राइज, वो गेंडे की शक्ल का जिसके 3 सींग होते हैं। तो वो बहुत सारे लोग जो है वो इससे फेमिलियर नहीं है पाकिस्तान में भी। बहुत सारे वो नाम बता रहा था। इसी तरह सोलर सिस्टम में उसकी क्यूरियोसिटी है, वो आपको प्लैनेट्स देख के बता देगा कि ये वीनस है, ये मार्स है, आइडेंटिफाई कर सकता है। जो मेरे लिए भी शायद इनिशियली जब मैंने देखा तो आई वाज थिंकिंग इज इट, क्योंकि हमें तो 2-4 ही प्लैनेट्स के नाम याद रह गए। वी आर स्टिल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस एज। ये भी एक बड़ा हुआ है जी, क्योंकि एक अच्छा वो उसमें एक चीज़ ये कि हमें एक तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वो क्योंकि क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो इस तरह वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। ठीक। अब मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे इस तरह सीख रहे हैं, और हमारे मुल्क में क्यों नहीं सीख सकते? वाई नॉट। तो अब जब मैंने इसकी रीजंस देखी तो सबसे बड़ी रीजंस के जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी विलिंगनेस कितनी है, नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ होता है कि जी बच्चा पैदा हुआ, वालिदैन ने कहा इसको स्कूल भेज दो, वहाँ जाके सीख लेगा। एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा चेंज कर दें, जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम पे आ जाएं प्लीज़। शुरू के जो बच्चे की ज़िंदगी के 10 साल होते हैं, 10 साल की उम्र तक वो बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाते जी। बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ वो सिर्फ इखलाकियात सीखता है, मैनर्स, कि किस तरह उसने बैठना है, किस तरह उसने सोना है, सोसाइटी में कैसे मूव करना है, किस तरह उसने लोगों से बात करनी है। वो बच्चे अपने टॉयलेट खुद साफ़ करते हैं, अपनी रहने की जगह वहाँ पे बच्चे सोते हैं क्लास में, वो सब कुछ साफ़ करते हैं। ठीक है। ये इस तरह वहाँ पे लेके चलते हैं, उसके बाद वो सिखाना शुरू करते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में एक स्कूल सिस्टम लेके आएँ और हम वालिदैन को बताएं कि जी बच्चा आपका जो है उसको ना हम ABCD सिखाएंगे ना अलिफ बे सिखाएंगे, तो पेरेंट्स तो हमारे कहेंगे इतना बड़ा 10 साल का हो गया, इसको ABCD नहीं आती, इसको अलिफ बे नहीं आती, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है जो हमारे जहनों के अंदर चीज़ें हैं कि जी हम इसको इस तरह देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब दूसरे मसले की तरफ आ जाएं। अगर हम दुनिया की बड़ी मईशतों की तरफ देखते हैं, तो पहली जो मिसालें दी जाती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है अमेरिका की मिसाल है। अमेरिका में हर कोई अंग्रेज़ी बोलता है, ठीक है जी बोलता है, लेकिन वहाँ पे लोग स्पेनिश भी बोलते हैं, वहाँ पे लोग उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। चलें ठीक है, अमेरिका को साइड में कर दें। अमेरिका के बाद जो दूसरी मईशत है वो चाइना में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले कहीं कहीं नजर आएंगे। आपने भी माशाल्लाह बड़ा ट्रैवल किया होगा नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब आ जाएं उसके बाद जर्मनी, वहाँ पे लोग जर्मन बोलते हैं, ऐसा ही है, एजुकेशन भी जर्मन लैंग्वेज में है। आ जाएं जापान में, बिल्कुल मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड, एग्जैक्टली, बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाइज सबसे आगे, बहुत आगे, लेकिन वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चलें कंबोडिया लाओस तो छोटी इकॉनमी है, थाईलैंड इज़ आई थिंक रफली अबाउट $500 billion इकॉनमी, $500 अरब की इकॉनमी है वो तकरीबन। वियतनाम इज़ रफली अबाउट $400 अरब की इकॉनमी है। पाकिस्तान की रफली 300-325 अरब की इकॉनमी है। तो ये सारे मुल्क अपनी ज़बान में इन्होंने पढ़ाई हैं चीज़ें, और उसके बाद ये डिवेलप हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम ये बात कहें कि जी इंग्लिश ही तरक्की का ज़रिया है, तो ये हमारी खाम ख्याली है, या हम जो है ख्वाबों की जन्नत में रह रहे हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उर्दू में बात करूँ। बिल्कुल ठीक। और मुझे सबसे जो बड़ा कमेंट सुनने को मिलता है वो ये कि जी क्या आपको अंग्रेज़ी नहीं आती? तो इनफैक्ट कल रात को भी मैं बात कर रहा था, तो वो मैं DHA में गया था वैक्सीनेशन के सिलसिले में, तो वो बड़े हेल्पफुल साहब थे, आसिफ सिद्दीकी साहब नाम है उनका, मैं क्रेडिट देता हूँ उनको। तो वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे उर्दू में बात की। तो बाद में मेरे दोस्त कह रहे हैं कि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, आपने क्यों नहीं की? मैंने कहा देखें, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपको लोगों को बात समझानी है जी। मैं 6-7 लैंग्वेजेस बोलता हूँ फ्लुएंटली जी, और थाई, वियतनामीज, टोनल लैंग्वेजेस भी, नॉन टोनल, फ्रेंच, इंग्लिश, ऑल द अदर लैंग्वेजेस। अब बात यह कि अगर मैं अमेरिका में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, दैट मेक सेंस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे जाके वियतनामीज बोलना शुरू हो जाऊँ, तो दैट मीन्स कि उनको तो समझ में नहीं आएगा कुछ, तो व्हाट इज़ द पॉइंट इन दैट? तो कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, हमारे ये होता है कि
ये मेरे अपने साथ भी हुआ है कि हमने पहली क्लास से लेके बाद तक, मैं ग्रेजुएशन तक हमने उर्दू में चीज़ें पढ़ी। जी। अच्छा, अब उसके बाद जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू की तो वहाँ पे इंग्लिश में सारी चीज़ें, बिल्कुल ठीक तो वहाँ पे अब इशू ये आया कि पहले तो आपने लैंग्वेज समझनी है, फिर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट समझने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है आपका कि अब बच्चे को आप, एक बच्चा जो घर में, अब बच्चों के साथ मसला क्या है, बच्चों के साथ मसला ये है कि वो स्कूल में आते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, बाहर वो उर्दू बोलते हैं, और घर जाके वो कोई और लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, पंजाबी, गुजराती, मेमनी, कोई और लैंग्वेज। ऐसा ही है। अब बच्चे बहुत इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं और कौन सी ना बोले। बिल्कुल ठीक है। अब अगर वो दादी से बात कर रहे हैं तो वो दादी हो सकता है इंग्लिश ना बोलती हों, लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं अपने टीचर से, तो स्कूल जाते हैं तो उनको उर्दू बोलने पे सज़ा मिलती है, घर जाते हैं तो दादी इंग्लिश बोलने पे डांट लगाती हैं, तो वो बेचारे वो करें क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं वो। एग्जैक्टली, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें। आजकल तो मॉडर्न एरा में 5th जनरेशन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अभी तक पाकिस्तान में लोग अनअवेयर हैं, यानी उससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। इसके ऊपर मैंने आपसे तफसीली गुफ्तगू करनी है। बेसिक एजुकेशन के हवाले से तो आपने बड़े अच्छे से तमाम चीज़ों की निशानदेही की है, लेकिन ज़रा अब ये आईटी के हवाले से बात करते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम में और इकोनॉमीज़ में किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ मसाइल इतने सारे हैं और सतही मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, और कुछ देर पहले ब्रेक पे जाने से गुफ्तगू ये हो रही थी कि पूरी दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज़ की जिनकी हम मिसालें देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि ठीक नहीं है किसी भी हवाले से, किसी भी एतबार से अगर आप देख लें तो ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ या बड़ी बड़ी मईशत हैं, इनके साथ मवाजना करना किसी तौर पे ठीक नहीं है। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर तो इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर बात करूँगा, लेकिन इस वक्त हमारे एक और मेहमान हैं, हमारी मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। आप उन्हें देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, मुख्तलिफ हवालों से हम उनसे बात करते हैं, मुआशी एतबार से भी, सियासी नौयत के मामलात पे भी, समाजी नौयत के मामलात पे भी उनसे गुफ्तगू होती है। जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी चौधरी अकमल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। चौधरी अकमल साहब, कुछ देर पहले एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही थी, आपका क्यों बराह रास्त आपका ताल्लुक़ है, अभी आपने एक मसले की तरफ निशानदही की है। पाकिस्तान में शायद ज़्यादा लोग इससे जो है वो वाकिफ़ नहीं हो, MD कैट के हवाले से आपने कहा कुछ मसाइल दरपेश है, तो मैं चाहूँगा इसके बारे में मुख्तसरन ज़रा बताइएगा कि तालीमी मामलात हैं जिनको आसान और सहल बनाने की ज़रूरत है, इसमें मसाइल क्यों आ रहे हैं, और जैसा भी आपने MD कैट के हवाले से तस्करा किया है, ये भी ख़बरों में आजकल है कि स्टूडेंट्स जो है वो सरापा एहतजाज हैं, इसकी क्या वजह, ये भी ज़रा फरमाइएगा। जी देखिए, पहले तो मैं आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर दिलाना चाहूँगा, ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने इस मरतबा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन जो है वो लेने का सिलसिला शुरू किया। इससे पहले तक जो है वो पेपर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होते थे, और वो की वगैरह जो होती थी वो पेन से उसके ऊपर चेक करते थे, और लेटर ऑन बाद में अगर किसी बच्चे को या किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको जाके री-वेरीफाई करवा सकता था। अब इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो टेस्ट हो रहे ऑल ओवर पाकिस्तान 30 सितंबर तक। और अब तक जो है मतलब कराची के और दीगर मेरे जितने भी लोगों से बात हुई, आप हैरान होंगे कि 80s और 90% वाले मेजॉरिटी बच्चे जो है वो उसमें फ़ेल हो रहे हैं। ठीक है। और उसकी मल्टीपल रीज़न सामने आ रही हैं, जिसमें PMC जो है उनके अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमारा जो है वो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर का, और दूसरी तरफ 4 जगह पे जो है वो टेस्ट कैंसिल हो चुके हैं, मुल्तान में, पेशावर में, कोयटा में, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। तो भाई जब नहीं है उससे, तो फिर आपके टेस्ट क्यों कैंसिल हुए? इसी तरीके से उसके पीछे जो इन लोगों का जो डेटा बैंक है, जो मेरी समझ में बात आ रही है, उसमें कीज़ करेक्ट नहीं है। तो अब वो बच्चे तो बेचारे सही जो आंसर दे रहे हैं, अब चूँकि कीज़ पीछे करेक्ट नहीं है तो उसके नतीजे में हो ये रहा है
कि वो बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है। यानी इस वक्त मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरी जिस तरह से भी बात हो रही है, और इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने शायद कोई एहतजाज वगैरह का भी ये 15 तारीख को मुख्तलिफ शहरों में ऐलान किया है। तो ये मैंने कहा आपके इस प्रोग्राम में मैं इस चीज़ को कर दूं कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है, और मेरे हिसाब से तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि कोई बच्चे जो हैं वो 2-2, 3-3 साल रातों तक पढ़ते रहते हैं। उनकी 4 साल का करियर जो है वो आप अपने एक्सपेरिमेंट की नज़र करते हैं। यू शुड हैव ए प्रॉपर ट्रायल एंड रन होना चाहिए था इसका। इससे पहले ACCA UK की मैं बात करूँ, वो पूरे का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। अब हम लोग जो अपनी कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं हम जो है वो बाहर के ममालिक से, तरक्की याफ्ता ममालिक से, और यहाँ पे हमें वो उसकी वो वाली जो बैकग्राउंड है, जो सिनेरियो है, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके नतीजे में होता ये है कि वो आधा तीतर और आधा बटेर हो जाता है। अब इन्होंने ट्रायल एंड रन सिस्टम किया, तो उन्होंने बड़ा बिल्कुल ऐसे ऑप्शन दिया बच्चों के कि भाई आपने कंप्यूटर बेस्ड रखना है या मैनुअल रखना है। 2-3 अटेम्प्ट वो इस तरह चलाते रहे, फिर उसके बाद जाके वो लोग उसमें चेंज हुए, और उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आए। उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कंसर्न्स को अकोमोडेट किया बच्चों को। हमारे यहाँ पे तो जी थोप दिया। अच्छा, अब वो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आप कुछ चेक नहीं कर सकते कि बच्चे ने क्या एग्ज़ाम दिया है, उसकी क्या की थी क्या नहीं थी। मतलब उसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो एतराज़ात प्राइवेसी और सीक्रेसी के हैं, यही चीज़ जो है ना वो उसमें भी सामने आ रही है कि वन कैन नॉट चेक कि उसने किस किस्म का एग्ज़ाम दिया है, उसने कौन सा आंसर जो है वो सही दिया है, कौन सा गलत दिया है। मल्टीपल मसले, आप जाएं 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। एंड शफकत महमूद साहब और जो भी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल वाले हैं, दे शुड टेक नोटिस ऑफ इट एट देयर अर्लीस्ट, ताकि जो है वो बच्चों के जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कि ज़ाहिर है जिसकी 80 या 90% में 1-2 बच्चे अगर हुए ऐसे, तो आप बोलें कि ठीक है जी सिस्टम का मसला है। लेकिन अगर मल्टीपल बच्चे 70% बच्चा इस किस्म का फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू शुड टेक एक्शन। ठीक है। तो दैट वाज द तमाम चीज़ों कंसर्न। को गो थ्रू करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये टेक्निकलिटीज़ हैं, शायद बहुत सारे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा ना समझते हो। बुनियादी सवाल ये है कि अगर इस तरह की कोई खामी अगर सामने आती है, इसको दूर कैसे किया जाए। और सबसे पहले ये कि जो स्टूडेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जी, किया जाए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, और सबसे ज़रूरी ये है कि अभी क्योंकि तालीम के हवाले से जैसे गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को वज़ा करने की ज़रूरत है। और जैसे कुछ देर पहले भी खादिम ने अर्ज़ किया कि ये बड़े ममालिक के साथ मवाजना ज़रूर किया जाता है, लेकिन जब हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की तरफ निशानदेही की जाती है और बताया जाता है, तो इस समझना ज़रूरी है कि हमें इन तमाम चीज़ों को पहले ठीक करना होगा। एक हमें गाइडलाइन देनी होगी, और उसके बाद फिर तमाम चीज़ों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक कर सकते हैं। तो जनाब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके हवाले से अभी गुफ्तगू हो रही है, और इसके ऊपर मज़ीद अभी हम गुफ्तगू करेंगे भी, और ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ देर पहले जो हमारी बात हो रही थी। और मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, उनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ये अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने सवाल आपकी खिदमत में रखा था ब्रेक पे जाने से पहले, कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी अकमल साहब ने एक मसले की तरफ निशानदेही की, अभी इस तरह और बहुत सारे मसाइल मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्योंकि 21वीं सदी की भी 1-2 दहाइयाँ हम गुजार चुके हैं, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसका भी हमें सामना है, कैसे ठीक किया जा सकता है। और मिसाल देकर मैं चाहूँगा ज़रा ज़रूर बताइएगा कि बड़ी बड़ी इकानमीज़ के अंदर कितना इन्फ्लुएंस कर चुकी है, कितना पेनिट्रेट कर चुकी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी ज़रा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, अभी जो अकमल साहब ने बात की, आई थिंक जी। इस पर मैं थोड़ा सा इसको लिंक करूँ जी। उसी से। पूरी दुनिया में आईटी के जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं हायर एजुकेशन के अंदर या इवन प्राइमरी एजुकेशन के अंदर भी, उसमें बेसिकली आपका एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उससे मुराद ये है कि आपका इंटरनेट पे एक सेंट्रल लोकेशन पे सॉफ्टवेयर मौजूद है, वहाँ पे आप जाते हैं ऑनलाइन और आप एग्ज़ाम वहाँ पे लेते हैं, या आप लेसन वहाँ सबक वहाँ से लेते हैं या एग्ज़ाम देते हैं। अच्छा, अब ये आमतौर पे ये तो बड़ी बड़ी बातें कि जी क्लाउड और दिस एंड दैट, तो इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका जीमेल आपके पास अगर अकाउंट है, या हॉटमेल या याहू, तो बेसिकली दैट इज़ क्लाउड बेस्ड सिस्टम। जो अब वो तमाम टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं, दे आर कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप अपनी लर्निंग का मैनेज कर सकते हैं, वो चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोर्स मटेरियल हो, चाहे कोई भी हो। 2008 में मैंने एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, इस कॉल्ड RMIT, रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस टॉप 3rd यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। आई वाज हेडिंग 2 campuses in that university.
वहाँ पे उनके पास एक बहुत एक्सपेंसिव LMS सिस्टम था, इट्स कॉल्ड ब्लैक बोर्ड, और वो काफ़ी सालों से उसको 4-5 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, सो आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्रोफेसर टू ज्वाइन दैट यूनिवर्सिटी इन वियतनाम, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई वाज द फर्स्ट वन हु यूज्ड द LMS फॉर एग्जामिनेशन। तो अकमल साहब ने जो पॉइंट आउट किया है वो बिल्कुल सही बात है कि अगर उसके अंदर की के अंदर इशू है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट ख़राब आएगा। उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर के अंदर इशू है तो वो अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहें तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब अगर आपकी काम करने की नीयत है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ब्लैक बोर्ड जब मैंने उसमें फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर मैंने एग्ज़ाम लॉन्च किया, तो दैट वाज एन ओपन बुक एग्ज़ाम। वो क्लोज बुक होता तो फिर उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन इट्स एन ओपन बुक एग्ज़ाम। तो इट वाज एन MBA कोर्स, आई वाज टीचिंग दैट। तो मेरे कुछ स्टूडेंट यूरोप में थे उस वक्त, कोरोना से पहले की बात, 2009 की बात है, तो कोरोना तो था नहीं, तो लोग मूव कर रहे थे इजीली। तो कुछ लोग यूरोप में थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ वियतनाम में, कुछ जापान में। तो एक ही टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, सबने एग्ज़ाम दिया, और द मोमेंट दे फिनिश द एग्ज़ाम दे गॉट द रिजल्ट। अच्छा, अब उसमें लोगों ने कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हमें आंसर चाहिए कि जी इसमें क्यों गलत हुआ है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे भी ये काम हो सकता है। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड 2013 में आई स्टार्टेड टीचिंग IMA। अकमल साहब ने एग्जांपल दी ACCA की। ACCA की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम USA। और उनके पहले पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होते थे, उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किए। सो आई वाज टीचिंग दैट। then I'm also the founder elected president of IMA Vietnam chapter। तो मुझे उसमें काफ़ी मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। सो देन आई डेवलप्ड माई ओन LMS दैट आई वाज यूजिंग फॉर माई स्टूडेंट्स। उसके अंदर आपके कोर्स कंटेंट भी है, एग्ज़ाम्स भी हैं, प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि आप एग्ज़ाम ले सकते हैं व्हेन देयर इज़ अ विल, वही वाली बात आ जाती है वो है। अच्छा, अब आप आए कि जी MD कैट की अगर हम एग्जाम्पल है, तो आई अस्यूम, मेरा ख्याल है कि ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फिर तो ये बहुत ही आसान है कि जी आपने कर लिया। अच्छा, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले ये होता था कि आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, आप पेपर पे ABCD लिख देते थे। फिर उसके बाद स्कैंट्रॉनिक शीट्स आ गई कि वो एक शीट पे आपने पेंसिल से ब्लैकन कर दिया, वो आप मशीन में डाल के वो रीड कर लेते थे। द नेक्स्ट वन है कि आप कंप्यूटर पे इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी चीज़ है जिसको आपने देखना है, वो ये है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं क्या वो सही इनपुट हुए हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक रूल है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपकी इनपुट गार्बेज है तो आपका आउटपुट भी गार्बेज होगा, तो आप यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इसमें कंप्यूटर का कसूर नहीं है, इसमें बेसिकली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो सही नहीं है। तो ये बड़े आसानी से सही किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप LMS कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ACCA इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, IMA इज़ अनदर एग्जाम्पल। IMA में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो राइट अवे चेक हो जाते हैं। तो वहाँ उनका क्राइटेरिया ये कि अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, बिकॉज अदरवाइज यू विल फेल द एग्जाम एनीवे। सो ऐसे क्वेश्चंस वो कोई और उसको ह्यूमन बीइंग उसको कोई चेक करते हैं और उसके बाद वो आगे चले जाते हैं। और अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरह आईसा का है, साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया में। साइबर सिक्योरिटी की टॉप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 2 क्वालिफिकेशन है, CISSP एंड CISM। मैं CISM क्वालिफाइड हूँ। जब मैं एग्ज़ाम में बैठा ड्यूरिंग कोविड, तो वहाँ पे पहले ही होता था कि आप प्रोमेट्रिक सेंटर में जाते थे, वहाँ पे प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होता था कि कोई बंदा होता था जो देख रहा होता था। अब ये उन्होंने कर दिया कि आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, वो आपके कंप्यूटर से व्यू करते हैं पूरे रूम को, आपके डेस्क पे कुछ नहीं होना चाहिए। देन आप अभी से मुराद पिछले 3-4 साल से, और आप उसमें एग्ज़ाम बैठ के घर में, ऑफिस में, जहाँ बैठ के एग्ज़ाम देना चाहें दे लें। तो ये आप इस तरह उसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, पाकिस्तान में डेवलप किए जा सकते हैं। अगर आप बात करते हैं प्रॉक्टरिंग की, तो प्रॉक्टरिंग के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी एक आदमी जो कि देखता रहे कि स्टूडेंट को इसमें चीटिंग नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट के इश्यूज जो हमने डिस्कस किया बिल्कुल वो मौजूद हैं। अब उसको हम किस तरह सही कर सकते हैं,
ये हमें सोचने की ज़रूरत है। एमडी कैट को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, या किसी भी एग्ज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो आप एक सेंट्रलाइज लोकेशन बना दें। अगर वो नहीं हो सकता, अगर आपने घर में बैठ के एग्ज़ाम देना है तो फिर वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, प्रोवाइड करना ज़रूरी है, प्रोवाइड ठीक करें, है। अदरवाइज़ फिर आप जो है आगे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल तो ठीक है। ये आप ये बड़ी आपने ठीक किया, इसको बिल्कुल एलाबोरेट कर दिया। समझने वालों के लिए यकीनन आसान हो गया होगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है और पूरी दुनिया में जो खामियां थी उनको कैसे दूर किया गया, ये समझना ज़रूरी है। फिर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकमल साहब की तरफ आऊँगा। अकमल साहब, ये बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, लेकिन हम लोग शायद इस चीज़ से काफ़ी पीछे हैं। अगर अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर इस तरह और इससे मिलते जुलते दीगर मसाइल भी सर उठाएंगे। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ी सी निशानदेही कीजिए, और प्लस ये कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मसाइल की तरफ निशानदेही कर दी है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक करने का तरीक़ाकार मौजूद है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर आपकी नीयत होगी तो आप उसको ठीक कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो खुद ब खुद ठीक नहीं होंगी। फरमाइए, आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई भी डिस्करेज नहीं कर सकता। वर्ल्ड वाइड जो है वो इस वक्त अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तरफ जाया जा रहा है जी, ठीक है ना। लेकिन अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि इसमें मसला नीयत का है। नीयत एमडी कैट की ये जो मैं मिसाल दूँ, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो मतलब उससे चंद माह पहले वो कंपनी एससीसीपी में इनकॉर्पोरेट हुई है। आपने उठा के उसको ठेका दे दिया कि आप जो है ना वो पूरे मुल्क के जो तलबा हैं मेडिकल के, आप उनका जो है वो करें, ना उसका कोई ट्रायल रन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे यहाँ पे आके इंटेंशन की थोड़ी सी वो डाउटफुलनेस आ जाती है ना कि भाई आपकी इंटेंशन ही नहीं है। अगर तो आपकी इंटेंशन हो डेवलपमेंट की, जिस तरीके से मैं आपको इसको को रिलेट कर रहा हूँ कि आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इशू चल रहा है, उसमें टेक्नोलॉजिकली कोई मसला नहीं है जी, मसला इंटेंशन का है कि उसको मिसयूज किया जाएगा। अब यहाँ पे पीएमसी भी जो एग्जाम ले रहा है इसका प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट नहीं है। नहीं, ये वोटिंग मशीन से आपने वो किया तो ये तो एक अलग बहस है ना कि हम क्यों एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये टेलीफोन अगर मेरे हाथ में है, अब इसका सही और गलत इस्तेमाल तो ये मेरे ऊपर है ना, लेकिन मुझे तो पाबंद बनाया जाएगा ना कि मैं इसको अगर सही तरह से इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं इसको सही करूँगा। बहरहाल ये एक अलग बहस है, हम उसकी तरफ आगे जाके तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तो जी, इसमें जो है ना, इसमें मसला यही आ रहा है कि इसमें थोड़े से जो है ना वो इश्यूज कुछ इस तरह के हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुड बी मोस्ट वेलकम, बट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किएगा और जिस बड़े पैमाने पे लोगों के कंसर्न्स रेज हुए हैं और वैलिड कंसर्न्स हैं, दैट शुड बी एड्रेस्ड। और फ्यूचर में इसका पहले एक बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके उसके बाद इसको फाइनल प्रोडक्ट को आप इम्प्लीमेंट करें तो इसके ऊपर अच्छा इनपुट आएगा। इसमें लोगों का फीडबैक लें कि इसमें क्या वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को आप ओवरकम करें, जो उसके अंदर दीगर मसले मसाइल है आप उनको रिजॉल्व करें और उसके बाद इम्प्लीमेंट करें, रादर देन आप जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। सेम इज द केस हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली जो है ना वो कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है कि कुछ एरियाज़ हमारे जैसे शहरी इलाके हैं वो तो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी हद तक अप टू डेट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़े दूर दराज इलाके हैं। मैं आपको थर की बात करूँ, कश्मीर वैली में अगर आप ऊपर की ऊपर चले जाएं या दूर दराज देहातों में आप जाएं, अंदरूनी सिंध चले जाएं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का मतलब है इफ़ यू हैव नॉट इंटरनेट देन मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी आपका 50% भी नहीं रह जाती, आप कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं होते। तो इंटरनेट जो है ना वो बेसिक चीज़ है। और इस वक्त भी जो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम्स और मसाइल आ रहे हैं वो सिर्फ इस चीज़ के आ रहे हैं कि इस इंटरनेट की फैसिलिटी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जाए। जब तक वो दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक जो है वो आप जो है वो एजुकेशन हो या उसका कोई भी टेक्नोलॉजी का IT बेस्ड टेक्नोलॉजी हो या जैसे आजकल हमारे यहाँ पे AI का जो है ना वो बड़ा वो चल रहा है बाहर के ममालिक में, तो खैर जी आज का मौजूद था लेकिन वक्त मेरे पास सर को पता होगा इंग्लैंड वगैरह में वहाँ पे तो स्टोर्स इस तरह के हैं कि आप जाएं वहाँ पे सामान वामान खरीदें, घर पहुँच जाएं, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। दे आर इतने मतलब जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं कि वो स्टोर से आप निकले सामान लेके आप घर गए उसको यूज़ करें, आपके वो खुद स्कैन ये वो करके आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट भी डिडक्ट हो जाएगी। इतने एडवांस हैं। तो अब इस इरा तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें पूरे कंट्री को वर्ल्ड वाइड
मिलाने के लिए सबको ऑन द बोर्ड पैरेलल लेवल के ऊपर लाना होगा। ये नहीं है कि जी एक एरिया आपका बहुत एडवांस है और एक एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, तो उसके लिए जो है वो आपको चाहिए अवेयरनेस और विल पावर। अगर गवर्नमेंट की विल होगी, इंटेंशन होगी और इंटेंशन पॉजिटिव होगी तो कोई मैं नहीं समझता कि कोई इसमें मसले मसाइल हैं या मुश्किलात हैं कि हम वहाँ तक ना पहुँच सकें, हम टेक्नोलॉजिकली अपडेट ना हो सकें। लेकिन इक्वल राइट होने चाहिए सबको, जो है ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि जो है वो एज ए नेशन हम तरक्की कर सकें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जैसे अकमल साहब ले आए, ये तो एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, यकीनन इसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू ज़रूर रखेंगे ताकि ये भी समझाया जाए लोगों को। कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब इस तरफ निशानदेही की तो बहुत सारे लोग शायद जाग गए कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ होती है। सवाल ये है कि अब जैसे ये जो इश्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक तो सही पॉलिसी और फिर सही लोग होने चाहिए। बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया ने इतनी प्रोग्रेस की, इतना बड़ा चेंज आया, लेकिन हम बहुत कहीं पीछे रह गए। आप क्या समझते हैं? तो ये तो पाकिस्तान का हमेशा से मसला रहा है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमेशा से नहीं रहा, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हो सकी। लास्टली ज़रा ये बताइएगा कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और अब तो ये नागुज़ीर हो चुका है जैसे उन्होंने इन चीज़ों की निशानदेही की है कि अगर आप ग्रॉसरी के लिए भी जाते हैं तो आप सिस्टमेटिक हो गई हैं चीज़ें, आपको जो वो पेपर करेंसी जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा इसके हवाले से थोड़ा सा ज़रूर बताइए। देखिए अगेन इसमें जो इशू है वो ये है कि जो हमारे यहाँ पे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो आईटी में हो चाहे किसी और प्रोफेशन में हो, अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी उम्र के लोग हैं। अच्छा, काफ़ी उम्र से मुराद ये कि वो तमाम लोग जो 45 या 50 प्लस हैं, जनरली मेजॉरिटी ऑफ देम वो टेक सेवी नहीं है। अच्छा, उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है आम तौर पे, और उनको ये नहीं पता कि वो किस तरह वो उसको यूज़ करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ विदाउट नेमिंग एनीथिंग। एक पर्सन, उन्होंने अभी रिसेंट एक इलेक्शन हुए एक बॉडी के, उसके अंदर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज़ की और उसका वो एक वाव फैक्टर क्रिएट कर दिया। एवरीबडी वाज अमेज्ड दैट ज़बरदस्त काम किया एट्सेट्रा। अब उसके बाद उसी पर्सन ने कहा कि क्या कोई मदद कर सकता है मुझे कि ये तमाम पॉइंट्स जो सजेशंस आ रही हैं इसको कोई जॉट डाउन कर दे। एंड आई वाज थिंकिंग कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आप बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन जो उसको कर ले, तो बेसिकली ये तो आपका खुद ही हम थोड़ा सा इस मामले में कंफ्यूज हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, वाव फैक्टर क्रिएट करना बहुत आसान है कि जी मैंने ये काम किया, ज़बरदस्त काम कर दिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, तो वो हमें उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये कि क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। IT वाइज अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तानी प्रोग्रामर्स आर among the best programmers in the world, more so that they are even better than Indians. मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद इंडियन। I would like to repeat this word again, जो सुनने वाले हैं खासतौर पे यंगस्टर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अच्छा नहीं है कि तुम कोई MBA करो, तो बैंकर बनो और समथिंग लाइक दैट, प्लीज़। जी नहीं, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं IT कंपनी में मैनेज कर रहा हूँ ग्लोबली। सो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी प्रोग्रामर्स आर द बेस्ट प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड, डेवलपर्स, और इंडियन प्रोग्रामर्स से कहीं बेहतर हैं। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने इंडियन प्रोग्रामर्स को निकाल के मैं अपने IT पाकिस्तानी प्रोग्रामर्स को लेके आया हूँ। अब इशू हमारे साथ क्या है? इशू हमारे साथ है लैक ऑफ कमिटमेंट का, ट्रांसपेरेंसी का और बेसिक ऑनेस्टी का। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन हम काम नहीं कर पाते हैं। ये एक हमारे साथ सबसे बड़ा इशू है। देखिए, आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। जब आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो फिर आप पूरी दुनिया से झूठ बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। ये एक तो उसके अंदर इशू है। तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ बात आती है तो वहाँ लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उर्दू में मसनूई जहानत कहते हैं। तो मसनूई जहानत, तो जहानत का मतलब ये कि जो बंदा उसको बना रहा है उसकी अपनी जहानत कितनी है। ठीक है, जितनी जहानत उसकी होगी उतनी जहानत मसनूई जहानत होगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वही वाली बात गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आपकी अपनी जहानत जितनी है वहां तक आप जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, वो नुसरत फतेह अली खान की एक कव्वाली है जिसमें जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वही है तू। तो इट्स द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर दैट। पाकिस्तान में काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक बात को रैप अप करता हूँ। 2012 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ।
उसमें उन्होंने कहा माइंड द स्किल गैप। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जी डिग्री ले लो उसके बाद सारी ज़िंदगी मौजा ही मौजा। ऐसा ही ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है, सारी चीज़ें अब आउटडेटेड होती जा रही हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, एक दफ़ा उन्होंने डिग्री ले ली, उसके बाद सुकून से बैठे हुए हैं, कोई अप स्किलिंग नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है। अब आप इररेलेवेंट हो जाएंगे अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। तो आपके कोई साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें, आज से 10 साल पहले किसी को साइबर सिक्योरिटी का नाम तक नहीं पता था। सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन की अगर हम बात करते और हैं, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मैं एक बात और इसमें ऐड ऑन करता चलूँ, ये मेरा बड़ा इख्तलाफ इसके ऊपर आए, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बल्कि किसी भी फील्ड में, इवन इन डॉक्टरी। आप जो मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, वेरी सॉरी टू से, उनके साथ जब डिस्कशन होती है तो वो जो थ्योरीज और जो पढ़कर आए वो आज तक वही है जो अर्ली 70s के अंदर किताबें लिखी गई थी। अगर आज कोई चीज़ अगर उनको समझाने की कोशिश की जाए, बहुत कमी है जी। और इकबाल, हम तो आखिर में यही कहेंगे, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है। साथ ही बस सारे ज़रा अपॉर्चुनिटी हमारी यंग जनरेशन को मिलनी चाहिए, तो इंशाल्लाह बहुत आगे पहुंचने की इनमें क्वालिटी है, ऐसी बात जी नहीं है। लास्ट राइट क्या कहना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल अकमल साहब की बात बिल्कुल सही है, आपकी बात भी सही है। देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप स्कूल में थे तो आपने पढ़ा होगा दैट कि मादे की 3 हालत हैं, राइट, द 3 फॉर्म ऑफ मैटर, राइट, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, राइट। अब प्लाज्मा आ गया, हमने तो प्लाज्मा पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब आप बात कर रहे हैं उसकी। अच्छा, अभी अगर सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हम तो प्लूटो तक ठहरे हुए हैं, हमारे पास 9th प्लैनेट का तो किसी को पता ही नहीं है जी कि जी देयर इज एक्चुअली अ बॉडी। आई वाज रीडिंग जस्ट एन आर्टिकल यस लास्ट नाइट कि देयर इज अ नासा हैज डिटेक्टेड सम ऑर्बिट्स ऑर्बिटिंग दैट। तो वो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें असल में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पढ़ने की आदत हमारी लिमिटेड है फेसबुक तक। अच्छा, फेसबुक पे 99.99% गार्बेज होता है। तो वही बात आ जाती है, हम गार्बेज इनपुट कर रहे हैं, गार्बेज आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह आगे जाकर तफसीलन आपसे जो है वो गुफ्तगू होगी, क्योंकि जब तक आप यहाँ हैं मुख्तलिफ मामलात पर मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। यकीनन आज की नशस्त में देखने वालों को बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और समझने का मौका मिला होगा। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया और एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदेही की है और इसके ऊपर तफसीलन बात करने की ज़रूरत है। यकीनन इससे जुड़े और जो दीगर मसाइल हैं वो भी आगे ज़रूर से बहस आएंगे। दोनों मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम का ये पहला सेगमेंट था, बात हुई कुछ IT एजुकेशन के हवाले से और दीगर मामलात पे तालीम के। इंशाल्लाह आगे ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में जो है वो मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।